हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है लेकिन अकाउंटेंट का पार्ट है। ठीक है, मतलब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमें अकाउंटिंग में एक रिक्वायरमेंट नहीं होती कि करना है, लेकिन फिर भी अकाउंटेंट को वो चीज़ करनी होती है फॉर द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसे, वो हम पढ़ेंगे, बट जान लेते हैं पहले टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्या मतलब है? हिंदी में मतलब है बैंक समाधान विवरण। नहीं समझ में आएगा आपको समाधान विवरण क्या है। इसको यूं समझिए कि आप बैंक और आपके बीच जो दूरी है, दूरी किस चीज की है? समय की है। समय की दूरी क्यों है? कि आप जब लेन देन को रिकॉर्ड करते हो, आप करते हो कैश बुक में। ठीक है, मैनुअली बात करें, यहां टैली में हमने कोई एंट्री कर दी जो बैंक से रिलेटेड है। अब आप जब कोई एंट्री कर रहे हो, कोई लेन देन हुआ है, आपने तुरंत एंट्री कर दी, क्या बैंक भी उसी दिन आपके बैंक अकाउंट के रिलेटेड एंट्री कर रहा है? और अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो हमें इसकी जरूरत है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। क्या कहना चाहते हो सर? एग्जाम्पल लेते हैं। आज मैंने एक चेक जमा कराया बैंक में। ठीक है, ये चेक में गया, बैंक में मैंने जमा करा दिया। ठीक है, मतलब मैंने इसको डिपॉजिट करा दिया। अब जैसे ही मैंने चेक बैंक में जमा कराया, एज एन अकाउंटेंट हम क्या करेंगे? अकाउंटेंट क्या करेगा? अकाउंटेंट कैश बुक में एंट्री कर देगा। कैश बुक में मतलब, क्योंकि कैश बुक कैश और बैंक दोनों लेन देन को रिकॉर्ड करता है, वो जाकर टैली में या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में एंट्री कर देगा कि भैया हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। क्योंकि हमने चेक बैंक में जमा कराया तो वो बैंक को कर देगा डीआर, डेबिट, बैंक बैलेंस को बढ़ा देगा, और क्रेडिट करेगा जिससे हमें चेक मिला था। ठीक है, जैसे मान लीजिए राम से चेक मिला तो हमने राम को क्रेडिट कर दिया। अब ये एंट्री जैसे ही आपने करी, चेक मिलने और चेक को बैंक में जमा कराने की, ये एंट्री आपने करी कि चेक हमें राम से मिला और हमने बैंक में जमा कराया, तो सोचिए आपने क्या किया? आपने अपने पास पड़ा हुआ जो बैंक बैलेंस है, आपके बुक्स में, आपके खातों में जो बैंक बैलेंस है, वो तो आपने बढ़ा दिया। बैंक को डेबिट कर दिया, मतलब आपकी संपत्ति, आपकी बैंक बैलेंस को आपने बढ़ा दिया। क्या जरूरी है बैंक में वो चेक जमा ही हो जाए? क्या जरूरी है उसी दिन जमा हो जाए? उस दिन तो जमा वैसे भी नहीं होगा। एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन नॉर्मली आपको चेक मिला, सेम ब्रांच का नहीं है, सेम बैंक का नहीं है, तो आपको 2 दिन का वेट तो करना पड़ेगा चेक क्लियर होने में। अब मान लीजिए आपका चेक क्लियर नहीं हुआ, किसी भी रीजन से चेक बाउंस हो गया, चेक रिटर्न हो गया, चेक में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, साइन सही नहीं थे, तो इस केस में आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। अब आपके बैंक में एंट्री कौन कर रहा है? बैंक में एंट्री कर रहा है बैंक वाला, और बैंक वाला एंट्री कहां कर रहा है? इस पासबुक में। बैंक वाला एंट्री कहां कर रहा है? पासबुक में। पासबुक आप जानते होंगे बैंक स्टेटमेंट है। बैंक से आपने जो ट्रांजैक्शन की उसकी समरी इस पासबुक में आ जाती है कि भैया हमारे ये लेन देन बैंक से हुए हैं। आजकल लोग बैंक स्टेटमेंट निकाल लेते हैं, मेल पर आपके पास स्टेटमेंट आ जाता है, ऑनलाइन आ जाता है, आप जब चाहें अपने बैंक से ऑनलाइन स्टेटमेंट मंगा सकते हैं। उस स्टेटमेंट में आपने देखा कि चेक अभी तक बैंक में क्लियर ही नहीं हुआ, तो होगा क्या? आपके हिसाब से जो बैंक का बैलेंस है, आपके हिसाब से मतलब आपकी जो बैंक बुक या कैश बुक बैलेंस दिखा रही है, वो तो है अलग, और आपके
बैंक का जो बैलेंस है वो हो जाएगा अलग। भाई यूं मान लीजिए मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है और मेरे बुक्स में भी बैंक का बैलेंस डेबिट है। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि हमारे हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से बैंक का बैलेंस डेबिट होगा और बैंक के हिसाब से हमारा बैलेंस क्रेडिट होगा। तो 10,000 रुपए हमारे पास पड़े हैं। ये सपोज करो 5,000 का चेक हमको मिला। हमने क्या करा, 5,000 का चेक जमा कराया तो हम सोचेंगे हमारा बैलेंस 15,000 रुपए हो गया। हमारा बैलेंस 15,000 रुपए हो गया। अगर हमारा बैलेंस 15,000 रुपए हमने कर दिया तो उसका मतलब यह है कि बैंक में भी वो पैसा 15,000 रुपए दिखना चाहिए। लेकिन किसी भी कारण से अगर वो चेक क्लियर नहीं हुआ, आपके अकाउंट में जमा नहीं हुआ, तो सोचिए होगा क्या। होगा ये कि आपके हिसाब से आपकी बुक्स, आपके टैली में आप देख रहे हो कि बैंक में कितना बैलेंस है, तो वो तो दिखा रहा है 15,000 रुपए, लेकिन एक्चुअल में बैंक में बैलेंस 15 है ही नहीं, 10 ही है, क्योंकि 5,000 का चेक अभी तक जमा नहीं हुआ आपके बैंक में। बस यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यही हमको जरूरत पड़ती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। अब सर जरूरत क्या है? जरूरत है, एक तो हम मान लीजिए आज मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं, मेरे को किसी को 12,000 रुपए देने हैं, चेक काट के दे दिया मैंने 12,000 रुपए का। क्या समझ के चेक काट के दे दिया कि मेरे खाते में तो 15,000 पड़े हैं। मैंने अकाउंटेंट को बुलाया, बॉस ने अकाउंटेंट को बुलाया कि बताओ भाई हमारे बैंक में कितना पैसा पड़ा है। तो अकाउंटेंट बोलता है सर बुक्स में तो 15,000 रुपए पड़ा है। तो बोले ठीक है 12,000 का चेक काट दो। 12,000 का चेक दे दिया, किसी को पेमेंट कर दिया, उसने जाके लगा दिया, आपका चेक बाउंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके खाते में 10,000 रुपए ही है एक्चुअल में, 15 तो है ही नहीं। यहां फॉल्ट किसका होगा? यहां फॉल्ट अकाउंटेंट का होगा, क्योंकि अकाउंटेंट को बताना चाहिए था कि भैया 10,000 का जो बैलेंस था वो तो पहले ही था, 5,000 रुपए अभी जमा हुए, चेक जमा हुआ है, बट उसका अभी क्लियरेंस नहीं हुआ है, वो अभी तक बैंक में जमा नहीं हुआ है। अगर आप ये बात बता देते तो आपका बॉस 12,000 रुपए का चेक नहीं काटता और चेक बाउंस नहीं होता। चेक बाउंस होना अपने आप में एक बहुत बड़ी इंसल्ट है। किसी कंपनी का चेक बाउंस हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बैंक करप्ट होने जा रहे हो आप, एक तरीके से बैंक की नजरों में, कि आपके बैलेंस उतने होते नहीं है जितने के आप पेमेंट्स कर रहे हो। आपको आगे लोन लेने में दिक्कत आएगी। सामने वाली पार्टी आप उस पर जो उसका जो विश्वास है आपके ऊपर, वो खत्म हो जाएगा कि भाई इसके तो चेक ही बाउंस होते हैं, वो आपको कभी उधार नहीं देगा। ऐसी बहुत सी समस्याएं आपके सामने क्रिएट हो जाएंगी। आपका चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। इसलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है, जिससे हम यह जान पाएंगे कि भाई अगर हमारा बैंक बैलेंस हमारे हिसाब से 15,000 रुपए है तो बैंक के हिसाब से कितना है, और अगर बैंक के हिसाब से इतना है तो फर्क क्यों है, कारण क्या है, किन रीजंस की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। उन डिफरेंसेस को रिकंसाइल करना है हमें, सही नहीं करना है, रिकंसाइल करना है हमें। और हमें रिकंसाइल करने के बाद यह देखना है कि कोई गलती तो नहीं रह गई। ठीक है, 5,000 का चेक जमा नहीं हुआ, बैंक में जमा नहीं हुआ, आप सब कुछ नहीं कर सकते। जब तक बैंक में जमा नहीं होगा, बैंक एंट्री नहीं करेगा पासबुक में, क्योंकि पासबुक में एंट्री करेगा कौन? बैंक। पासबुक में एंट्री करेगा कौन? बैंक। कैशबुक में एंट्री करेगा कौन? हम, अकाउंटेंट। बिजनेस की कैशबुक में एंट्री करेगा। तो उसने तो एंट्री तुरंत कर दी, लेकिन अगर बैंक में वो चेक जमा नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, तो उसकी एंट्री बैंक में हुई नहीं। अब जब एंट्री बैंक में नहीं हुई तो आपको यह देखना है कि उसके पीछे कारण क्या रहे। ऐसा तो नहीं है कि भाई बैंक ने चेक जमा भी हो गया, उस दूसरे सामने वाली पार्टी के अकाउंट से निकल भी गया, तब भी आपके खाते में पैसा नहीं आया। ऐसे कोई कारण हो सकते हैं, तो आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा। दैट्स वाई इट इज नॉट एन अकाउंट। ये कोई खाता नहीं है, इट इज अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट, एक विवरण है जो हमें बना के दिखाना है कि भाई हमारी कैशबुक का बैलेंस तो ये है, हमारे हिसाब से बैंक का बैलेंस। कैशबुक का मतलब मैं यहां बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूं। कैशबुक का मतलब है कैशबुक के 2 कॉलम है, कैश और बैंक। मैं यहां बैंक की बात कर रहा हूं। बैंक का जो बैलेंस है और जो बैलेंस हमारा बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट शो कर रहा है, उसमें जो फर्क है, उन फर्क का,
उस डिफरेंस के रीजंस क्या हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अब तो देखो बहुत सिंपल हो गया, आजकल तो हम लोग मेल पर स्टेटमेंट मंगा लेते हैं, जब चाहे हम देख सकते हैं कितना हमारा बैलेंस है। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, रीजन कि पहले हमें कोई एसएमएस नहीं आते थे, ईमेल से अपने को स्टेटमेंट जो है लेने की फैसिलिटी नहीं थी। आज के समय में हमारे पास ये सारी फैसिलिटी है। पहले तो हमें बैंक में जाना पड़ता था, पासबुक में एंट्री करानी पड़ती थी, आजकल उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपका बैंक स्टेटमेंट आपके पास अप टू डेट होना चाहिए। जब भी आप किसी को चेक काट के दे रहे हो, किसी को पेमेंट कर रहे हो बैंक से, ठीक है। तो आई थिंक आपको बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात करी, हम मीनिंग की बात कर लेते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या, बीआरएस बोल रहे हैं शॉर्ट में इसको हम, कि इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस। पीरियोडिकल का मतलब है जब चाहो एक वीक में, एक महीने में, लगभग एक महीने के अंदर बनाया जाता है ये स्टेटमेंट। फॉर चेकिंग दैट, क्या चेक करने के लिए कि बैंक रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हमने किए बैंक से, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से बैंक से हुए ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, और कोई बात नहीं कर रहा। आर रिकॉर्डेड प्रॉपरली, कि उनको हमने प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, कारण देखो, इस बात से समझो कि ऐसा नहीं कि हमने ही चेक काटा या हमने किसी को हमने चेक जमा कराया और जमा नहीं हुआ। ऐसे बहुत से लेन देन होंगे जो आपके खाते में हो तो रहे हैं बट आपको पता नहीं है, आपके खाते से पैसा निकल गया। आपको पता कब चल रहा है, जब आप बैंक स्टेटमेंट देख रहे हो अपना और आपने उसकी एंट्री कैशबुक में की ही नहीं। अब सोचो अगर आपने उसकी एंट्री कैशबुक में नहीं की तो वैसे ही डिफरेंस आना ही आना तय है। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक ने हमसे कुछ चार्जेस लिए, जैसे आईएमपीएस चार्जेस ले लिए, हमने किसी को पेमेंट किया, एनईएफटी चार्जेस ले लिए, बैंक चार्जेस ले लिए, जो क्वार्टरली चार्जेस, मंथली चार्जेस होते हैं या एनुअल चार्जेस होते हैं वो ले लिए, या हमारा कोई जो पेमेंट है वो जा रहा है हर महीने, फिक्स पेमेंट हमने दे रखा है बैंक को इंस्ट्रक्शन, वो हमारी तरफ से पेमेंट कर रहा है, कोई लोन का रीपेमेंट हो रहा है हमारा, हमें पता नहीं है और हमने एंट्री करी नहीं। तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जो बैंक स्टेटमेंट से पता चलेंगे कि हां ये ट्रांजैक्शन हुए हैं, क्योंकि वहां बैंक आपसे पहले एंट्री कर लेगा और आप बैंक में एंट्री होने के बाद अपने यहां एंट्री करोगे। तो इस वजह से कैशबुक और पासबुक के बैलेंसेस में, मतलब बैलेंस आपका बैंक में आपके हिसाब से और बैंक के हिसाब से अलग अलग डिफरेंस जो है बैलेंस शो कर सकता है। तो हम यह देखना चाह रहे हैं क्या हमने प्रॉपर्ली कैशबुक में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें। आप सारे ट्रांजैक्शन पता नहीं लगा सकते बिना बैंक के स्टेटमेंट को देखे, ठीक है। तो कैशबुक के बैंक कॉलम में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए कि नहीं हुए ये देखना है। ऑल्सो बाय द बैंक इन देयर बुक्स, ये भी देखना है क्या बैंक में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। बीआरएस हेल्प्स टू डिटेक्ट एरर्स in recording the transaction and determining the exact bank balance on a specific date। बीआरएस हमारी क्या हेल्प कर रहा है कि एक तो सर कोई एरर, कोई गलती हो रही है तो हम उसको सही कर पाएं, और दूसरा हम ये जान पाएं कि एग्जैक्ट बैंक में हमारा बैलेंस कितना चल रहा है। क्लियर है। तो यह है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब। अब आगे बात करते हैं। आई होप आप सबको पता होगा पासबुक क्या होती है। पासबुक का मतलब है जैसे हम लोग अपने यहां पर कैशबुक मेंटेन करते हैं बैंक के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, बैंक भी मेंटेन करता है एक बुक जिसका नाम है पासबुक। पासबुक में यहां बोलते हैं इसे, आज के समय में हम इसको बैंक स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम ऑनलाइन निकाल लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट इज अ कॉपी ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अ बैंक। भाई आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो बैंक भी तो कर रहा है, जो आप बैंक से लेन देन कर रहे हो, तो बैंक आपके खाते से रिलेटेड जितने भी लेन देन कर रहा है उस खाते के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बैंक भी रिकॉर्ड करता है, और बैंक जो रिकॉर्ड करता है उसी को वो आपके स्टेटमेंट में डाल देता है एंट्री के तौर पर।
या तो उसको आप पासबुक में प्रिंट करवा लो या फिर आप बैंक से उसका स्टेटमेंट ले लो या मेल पे मंगवा लो। इट शोज ऑल डिपॉजिट, ये दिखाएगा आपकी कितनी डिपॉजिट हैं, कितने विड्रॉल्स हैं, कितने मतलब पैसे जमा हुए, ठीक है, ये कितने आपने निकाल लिए, ये सब आपको दिखाएगा वो। एंड द बैलेंस, अब कितना बैलेंस हमारे पास या कस्टमर के खाते में बचा है, ये सारी चीजें बैंक पासबुक में होती हैं। फॉर्मेट देख लें आप, डेट, पर्टिकुलर्स, विड्रॉल्स, डिपॉजिट, CRDR, बैलेंस, ऐसा कुछ आपके सामने बैंक स्टेटमेंट का या बैंक जो पासबुक है उसका एक फॉर्मेट होता है। इसमें यहां ट्रांजैक्शन लिखा होता है कि भाई पैसा कहीं से आया कहीं गया, उसके बारे में लिखा होता है। डेट में डेट होती है। अगर विड्रॉल मतलब आपने निकाला है पैसा तो विड्रॉल कॉलम में अमाउंट होगा, और अगर आपने डिपॉजिट कराया है मतलब पैसा आपके अकाउंट में आया है, जमा हुआ है, तो वो अमाउंट आपको क्रेडिट मतलब डिपॉजिट में दिखेगा। मतलब जब भी बैंक आपको क्रेडिट कर रहा है इसका मतलब आपके अकाउंट में पैसा आया है, और बैंक जब भी आपको डेबिट कर रहा है इसका मतलब आपके अकाउंट से पैसा निकला है। अब साथ ही साथ अगर डिपॉजिट हुआ है तो वो लिख देगा CR, और अगर वो विड्रॉल हुआ है तो वो लिख देगा DR। तो आप CR और DR से बहुत कुछ समझ सकते हैं, आपको डिपॉजिट और विड्रॉल वर्ड की जरूरत नहीं है। बैंक CR और DR की भाषा में बात करता है। अगर आपके खाते में पैसा CR हुआ है मतलब जमा हुआ है, DR हुआ है मतलब निकला है, और लास्ट में अब कितना बैलेंस बचा वो बैलेंस यहां पर शो हो जाता है। ठीक है, तो हम यहां से एक समरी लेंगे, ऐसा स्टेटमेंट निकालेंगे, तो ये ट्रांजैक्शन जो दिख रहे हैं यहां पर, इनको हम मैच करेंगे हमने जो बनाई है कैश बुक उससे। अगर ट्रांजैक्शन मैच हो जाते हैं वेल गुड, हमें कुछ नहीं करना। रीजन कि हमें बैलेंस मैच करना था, और जो ट्रांजैक्शन दोनों तरफ एंटर हुए हैं तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आपका बैलेंस और बैंक का बैलेंस सेम आएगा। दिक्कत सिर्फ कहां है कि हमने कोई ट्रांजैक्शन किया वो बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, या बैंक की तरफ से कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ और उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, इस वजह से कैश बुक और पासबुक इम्बैलेंस रहेगी। ठीक है, चलिए एक हमने आपको दिखाया कि बैंक स्टेटमेंट कैसा होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ऐसा ही कुछ बैंक स्टेटमेंट है। यहां आप देख लें, बैंक स्टेटमेंट में ये ट्रांजैक्शन की डेट है, वैल्यू डेट है, डिस्क्रिप्शन मतलब वही पर्टिकुलर्स है, रेफरेंस में है, चेक नंबर है, जैसे आपने किसी को चेक इशू किया तो यहाँ चेक नंबर भी लिखा आता है आजकल। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया तो उसका रेफरेंस नंबर लिखा हुआ आता है रिकॉर्ड के लिए। डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम है, डेबिट का मतलब है पैसा निकला है, क्रेडिट का मतलब पैसा जमा हुआ है, और इसके बाद कितना बैलेंस बचा ये बैलेंस आपको दिख जाएगा। तो इस तरह हम बैंक स्टेटमेंट देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम देख सकते हैं कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, जैसे अगर ये पैसा गया है तो ये अपन ने कोई चेक किसी को, रितेश को इशू किया हुआ है, ये चेक निकल गया। इसके बाद ये ATM विड्रॉल, ऐसा वर्ड लिखा हुआ है ATM विड्रॉल, मतलब ये ATM से हमने 90,000 रुपये निकाले हैं। इसके बाद हमने किसी को चेक से पेमेंट किया, फिर ये चेक नंबर है और पार्टी का नाम लिखा हुआ है। इसके बाद कितने रुपए डेबिट हुए, मतलब चेक से इतना पेमेंट हुआ है, फिर हमने विड्रॉल किए हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन आपको दिखते जाएंगे जो बैंक से हम लोगों ने किए हैं, वो बैंक स्टेटमेंट में इस तरह देखते सकते हैं हम लोग। तो बैंक स्टेटमेंट देखना आना जरूरी है पहले तो अकाउंटेंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज हमने कवर की है। हमारा एक कंटेंट, एक टॉपिक है, वो है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, उसमें भी हम लोगों ने ये कवर किया है कि बैंक स्टेटमेंट को देखते कैसे हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि क्या होगा ना, अगर आपको बैंक स्टेटमेंट देखना नहीं आएगा तो आप पता कैसे लगाओगे सर हुआ क्या है, कहां पैसा गया है, किस चीज का गया है, कहां से आया है। वो बैंक स्टेटमेंट की कुछ एब्रीवेशंस होते हैं, उनको देखकर पता चल जाता है कि सर ये क्या हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, कैशबुक और पासबुक पे डिफरेंस आता है सर, हमने इतनी बात अब तक करी है। ये डिफरेंस आता क्यों है, इसके क्या कॉजेज हैं, कारण क्या है, हम कारण की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण का जो फैक्टर है वो है टाइमिंग गैप, कि हम जब किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं और सामने वाला कब कर रहा है। देखो एक बहुत अच्छा इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये रहा एग्जांपल। आज ना मैंने किसी को चेक इशू किया, इशू करने का मतलब मैंने किसी को पेमेंट किया चेक से। आज अगर मैंने किसी को चेक दिया तो एज एन अकाउंटेंट मैं क्या करूंगा, आज ही एंट्री कर लूंगा। जैसे मान लो मैंने कुछ गुड्स खरीदा, माल खरीदा, परचेज डेबिट किया और चेक दिया, तो मैंने बैंक क्रेडिट कर दिया, और जैसे ही मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया मैंने अपना बैलेंस क्रेडिट कर दिया, मतलब कम कर दिया। ठीक है, सपोज करो आज
10 अप्रैल 2021 को हमने ये चेक इशू किया। अब जिसको मैंने ये चेक दिया, 10 तारीख का चेक लिख के दिया, वो जाकर आज ही पैसा निकाल सकता है, कल भी निकाल सकता है, परसों भी निकाल सकता है, 3 महीने तक निकाल सकता है। एक चेक 3 महीने तक वैलिड होता है। उसकी इच्छा है जब निकाले, उसको ज्यादा जरूरत है, तुरंत जरूरत है, वो चाह के तुरंत जाएगा बैंक में, क्लियर करवाएगा चेक को, 1-2 दिन में चेक क्लियर हो जाएगा, उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपने चेक की एंट्री कर दी, लेकिन सामने वाले ने पूरा अप्रैल निकल गया। 30 अप्रैल को मैं बैठा और मैं चेक कर रहा हूं बैलेंस, एज एन अकाउंटेंट मैं बैलेंस चेक कर रहा हूं। हालांकि मैं जरूरी नहीं है 30 अप्रैल तक का इंतजार करूं, मैं जिस भी दिन चाहूं उस दिन अपना बैंक और कैश बुक का बैलेंस मिला सकता हूं। बट मान लीजिए एट द एंड ऑफ द मंथ हमने देखा 30 अप्रैल हो गई, चलो आज क्लोजिंग है मंथ की, हम लोग बैंक और कैश बुक का बैलेंस मैच कर लेते हैं। चलो हमने किया, बैंक स्टेटमेंट निकाला, पता चला कि बाकी सारे चेक तो क्लियर हो गए, ये कोई चेक हमने इशू किया था, इस पार्टी को ये गुड्स हमने खरीदा था, लेकिन ये चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये पता कैसे चलेगा कि सर हमारे यहां तो हमने अपना बैलेंस कम कर रखा है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में, मतलब बैंक की पासबुक में, सर ये चेक कहीं दिख ही नहीं रहा, वहां पर कोई विड्रॉल वाले कॉलम में कोई इतने रुपए का चेक है ही नहीं, कोई विड्रॉल वाले कॉलम में वो चेक है ही नहीं। आप सोचो इस वजह से क्या होगा? इस वजह से डिफरेंस क्रिएट होगा आपके हिसाब से जो बैलेंस है और बैंक के हिसाब से जो बैलेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से हम तो ये सोच रहे थे कि हमारा बैंक में बैलेंस इतना है, जबकि एक्चुअल में बैलेंस कुछ और होगा। समझ में आई बात की नहीं? और हमको ये बात पता भी नहीं चल सकती ना कि सामने वाला चेक कब लगा रहा है, हम तो ये अज्यूम कर लेंगे तुरंत लगा रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम क्रिएट करती किस चीज की होती है? कि बैलेंस मैच नहीं होता है, और बैलेंस मैच नहीं होता है तो हमें आगे बैंक से कोई लेन देन करना हो तो हम बैंक से लेन देन, बैंक का स्टेटमेंट, बैंक का बैलेंस देखकर ही करेंगे। आज आप कुछ भी बड़ा खर्चा प्लान करोगे तो पहले ये देखोगे आपकी जेब में पैसा कितना पड़ा है। इसी तरह आप बैंक से कोई पेमेंट करोगे तो पहले ये देखोगे आपके बैंक खाते में कितने रुपए पड़े हैं, आप पेमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो आप ये चीज देखोगे कि भैया कितना बैलेंस हमारे खाते में पड़ा है। तो इसलिए आप देखिए ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस टाइमिंग की वजह से आया। ठीक है, अच्छा सर, अब मान लो चलो डिफरेंस भी आ गया है, डिफरेंस दिख रहा है, अब क्या करना है ये बताओ। आप तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है। हम या तो ये कर सकते हैं कि हम अपनी जब रिपोर्ट बनाते हैं, हम एक ऐसा BRS, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, और अपने बॉस को हमने एक रिपोर्ट करी कि देखो बैलेंस जो हमारी कैश बुक दिखा रही है कि हमारा बैलेंस डेबिट है, पैसा जमा है, सपोज 50,000 रुपए हमारे बैंक में जमा है, लेकिन एक्चुअल में एक चेक था जो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सपोज ये चेक जिसकी मैं बात कर रहा हूं 10,000 रुपए का चेक है, तो 10,000 रुपए का ये चेक था, तो इसके लिए इस वजह से हमारा बैलेंस 60,000 रुपए क्या है? CR है, मतलब बैंक में, और हमारे हिसाब से 60,000 रुपए DR होना चाहिए। तो ये जो है 60,000 रुपए CR बैलेंस है, किसके हिसाब से? पासबुक के हिसाब से, बैंक के हिसाब से। वो बोलेगा अच्छा 60,000 का बैलेंस है हमारे पास, चलो किसी को पेमेंट करना है तो हम कर लेते हैं। ये हो गई रिपोर्टिंग का तरीका। तो BRS सिर्फ रिपोर्टिंग में काम आएगा आपको। इट इज कॉल्ड लाइक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हम मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं, हम अपने बॉस को रिपोर्ट कर रहे हैं कि भैया हमारा बैंक में बैलेंस ये है।
जो कैश बुक दिखा रही है वो बैलेंस ये है, एक्चुअल में बैलेंस ये है, क्योंकि ये चेक अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। मान लो आपने कहा बैंक में बैलेंस 50,000 रुपए है, आपका बॉस कहता है कि भाई मैंने बैंक स्टेटमेंट देखा, उसमें तो मुझे 60,000 रुपए दिख रहा है बैलेंस, ये कैसे? अब वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, तो आपका एक्सप्लेनेशन कुछ और नहीं है, आपका एक्सप्लेनेशन है बीआरएस। आप एक बीआरएस बना के दे दो, चाहे मैनुअली दे दो, चाहे टैली में बता दूंगा आपको कि टैली में भी कैसे बनता है, कि भाई हमारा बैलेंस ये 50,000 है, बिल्कुल सही है, बैंक का बैलेंस 60,000 है, बिल्कुल सही है। क्यों है? ये एक्सप्लेनेशन ही बीआरएस है। हम बताएंगे कि भाई 50,000 बैलेंस है और 10,000 का एक चेक था जो जमा नहीं हुआ, जो मतलब उसने पैसा नहीं निकाला जिसको अपन ने चेक दिया था। हमने किसको दिया था? जिससे हमने ये गुड्स खरीदा था, जो भी मान लो XYZ इस पार्टी का नाम है, इसको हमने चेक दिया, इसने अभी तक लगाया ही नहीं भाई, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। तो बॉस को समझ में आ जाएगा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई गलती नहीं है। क्योंकि बॉस को यह भी तो कंफ्यूजन हो सकता है कि बैंक का स्टेटमेंट तो 60,000 दिखा रहा है और तुम बैलेंस 50,000 बता रहे हो, 10,000 कहां गए भाई? या तो तुमने घपला किया है या बैंक ने गलती करी है। अब बैंक ने गलती करी है ये कोई मान नहीं सकता, क्योंकि बैंक में गलती होगी नहीं, बहुत कम, बहुत रेयर चांस है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि बैंक में भी सिस्टम से एंट्री हो रही है। तो आपके ऊपर ये डाउट क्रिएट होगा कि 10,000 रुपए गए कहां? बैंक स्टेटमेंट तो 60,000 दिखा रहा है और आप बोल रहे हो 50,000 का बैलेंस है। तो आप अपने एक्सप्लेनेशन में क्या दोगे? आप अपने एक्सप्लेनेशन में बीआरएस बना के दोगे। आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपको नीड समझ में आ गई होगी, व्हाट इज द नीड टू प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए और क्या है? देखो मैंने बताया ये तो हो गया, हमने किसी को चेक दिया। इसी तरह भी मैंने पहले एग्जांपल लिया था कि हमने चेक जमा कराया बैंक में लेकिन जमा ही नहीं हुआ। अब यहां पर भी प्रॉब्लम आएगी कि मान लो हमने चेक जमा कराया, अब हमारा बैलेंस जैसे हम बोल रहे थे 50,000 रुपए है, 50,000 हमारा बैलेंस है बैंक में हमारे हिसाब से डेबिट, और हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है मतलब हमारी जो पासबुक है वो हमारा बैलेंस दिखा रही है 40,000 रुपए क्रेडिट। अब आपसे पूछे, आपका बॉस पूछ रहा है भाई ये क्या प्रॉब्लम है? तुम तो बोल रहे हो 50,000 बैलेंस है और वहां पर 40,000 ही बैलेंस दिखा रहा है। तो आपका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि भाई 40,000 रुपए जो स्टेटमेंट दिखा रहा है बैलेंस, ये जो हमारा 50,000 रुपए बैलेंस दिखा रहा है वो इसलिए है क्योंकि मैंने एक चेक जमा कराया था जिसकी एंट्री मैंने तो कर दी कैश बुक में, बट वो चेक अभी तक क्लियरिंग में ही है, जमा हुआ नहीं है। ठीक है, तो मैं कैसे बताऊंगा उसको कि भाई देखो ये अपना स्टेटमेंट है, प्लस करा इसमें मैंने, सॉरी माइनस किया इसमें मैंने कि भाई इतने रुपए का चेक अभी तक, कि चेक डिपॉजिट कराया था, चेक का नंबर डाल दूंगा, ये चेक का नंबर था, ये चेक नंबर था, डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, जमा नहीं हुआ, अभी तक जमा नहीं हुआ, इसलिए मैं तो अपना बैलेंस बता रहा था 50,000 रुपए है, लेकिन 10,000 रुपए वापस हटा दो क्योंकि वो चेक जमा ही नहीं हुआ, इसलिए हमारा बैलेंस 40,000 रुपए है। तो आपका बॉस समझ जाएगा ठीक है भाई तेरी गलती नहीं है, वो चेक जमा नहीं हुआ, सामने वाली पार्टी को फोन करो, क्या दिक्कत है, क्यों उसने पैसा नहीं दिया, क्या चेक बाउंस हो गया, क्या उसके चेक में कोई टेक्निकल एरर है, क्या बैंक की तरफ से कोई गलती है, या क्या और कोई दिक्कत है, तब हम आगे पार्टी से कम्युनिकेट करेंगे। समझ में आ गई बात की नहीं? यह है अगला कारण। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। और बात करते हैं, अब कुछ कारण यह है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिए बैंक ने। डिफरेंस का अगला कारण है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिए बैंक ने, हमें पता ही नहीं है। अब की बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए बैंक ने पहले और हमको पता ही नहीं है, तो हमने कैश बुक में एंट्री करी नहीं, इस वजह से हमारा बैलेंस बराबर आया नहीं। जैसे बैंक ने हमारे खाते में इंटरेस्ट क्रेडिट किया, तो इससे हमारा बैंक बैलेंस तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमारे बैंक स्टेटमेंट में तो ये अमाउंट क्रेडिट हो गया, बट कैश बुक में जो हम कैश बुक बना रहे हैं उसमें हमने इसकी एंट्री नहीं करी। अब अगर हमने इसकी एंट्री नहीं करी तो हमारा बैलेंस अलग अलग आएगा, डिफरेंस आएगा। डिफरेंस आएगा
इसीलिए हमें बीआरएस बनाने की जरूरत है। और इससे हमें यह पता चलेगा कि बैंक में भैया इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, तो जाकर अकाउंटेंट क्या करेगा, कैश बुक में एंट्री डालेगा। ये वाले जो रीजंस हैं ये आपकी गलती है। आपकी गलती मतलब यहां बैंक ने ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया और आपने रिकॉर्ड नहीं किया। या तो आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, या इंफॉर्मेशन थी भी तो आप रिकॉर्ड करना भूल गए। तो इससे देखो आप कहीं ना कहीं अपनी एरर्स को, अपनी फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सकते हो, पता लगा सकते हो। समझ गए? चलिए आगे देखिए, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अब इसी तरह यहां बैंक ने चार्ज किया हमारे से इंटरेस्ट, तो यहां पर बैंक हमारा बैलेंस क्या कर देगा, कम कर देगा, माइनस कर देगा। बट हमें तो कैश बुक में हमने किया ही नहीं, क्योंकि हमने एंट्री करी नहीं। यहां सारे ट्रांजैक्शन जितने भी हैं ये सब बैंक ने तो कर दिए रिकॉर्ड, पासबुक में रिकॉर्ड है, बैंक में दिख भी रहे हैं स्टेटमेंट में, लेकिन हम लोगों ने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। इस वजह से हमारा बैलेंस क्या आएगा, अलग आएगा, डिफरेंस दिखाएगा। इसी तरह हमने कोई पेमेंट किया, किसने किया, पेमेंट किया बैंक ने हमारी ओर से, हम कस्टमर है बैंक के, बिजनेस बैंक का कस्टमर है, तो यहां पर हमारी ओर से बैंक पेमेंट कर रहा है किसी भी चीज का। मान लो बैंक रेंट, हमने बैंक को बोल रखा है कि हर महीने हमारा रेंट होता है वो आप चुका दिया करो, हमारी किस्त जाती है लोन की वो आप चुका दिया करो, गाड़ी की किस्त जाती है आप चुका दिया करो। तो किसी भी तरह का पेमेंट अगर बैंक हमारी ओर से कर रहा है और हमने उसकी एंट्री नहीं करी, तो बैंक से तो पैसा निकल गया, लेकिन आपने एंट्री नहीं करी, तो इसमें आपका बैंक स्टेटमेंट में ये अमाउंट विड्रॉ हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बट आपने कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं करी, तो डिफरेंस शो होगा। और है जैसे कलेक्शन मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पर हमने पैसा कलेक्ट किया। अब इस केस में क्या होगा, हमने मतलब बैंक ने कलेक्ट किया, एक ग्राहक था, मान लो कोई ग्राहक है मेरा, कस्टमर है मेरा, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का कोई स्टूडेंट है, उसने क्या करा, उसने सीधा हमारे खाते में पैसे जमा करा दिए। हमारी इस कोर्स में कई स्टूडेंट्स हैं और कई क्या लगभग सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। अब आप समझिए, ऑनलाइन पेमेंट हुआ, हमने खाते में जमा दिख गया, खाते में पैसा आ गया, लेकिन हमने जो अकाउंटेंट है इस कंपनी के, हमने उसमें एंट्री नहीं करी हमारी बुक्स में, तो हमारे हिसाब से हमारा बैंक बैलेंस कम दिखाएगा, जबकि बैंक के हिसाब से हमारा बैलेंस ज्यादा आएगा। तो मतलब ये पैसा हमारे कस्टमर ने हमारे खाते में डायरेक्ट जमा करा दिया, तो इस केस में हमारा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ज्यादा आएगा कंपेयर टू कैश बुक। अब इसमें गलती किसकी है, गलतियां अकाउंटेंट की है कि उसको क्या करना चाहिए, बैंक में अगर पैसा आया है तो तुरंत उसकी एंट्री कैश बुक में भी करनी चाहिए। और क्या एंट्री करनी चाहिए, जो होती है वही करनी चाहिए कि बैंक अकाउंट डेबिट करो और जो हमारा कस्टमर है उसको क्रेडिट करो। ठीक है, ये एक है, जैसे कोई चेक है, कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, अगर वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर होने का मतलब ये हमने कैश बुक में बात करी थी, मतलब चेक बाउंस हो गया। अब सोचो, हमने तो चेक जमा कराया, यहां एंट्री हमने भी कर दी, चेक जमा हो गया, हमने सोचा जमा हो जाएगा, लेकिन चेक बाउंस हो गया। अब चेक बाउंस हो गया तो आपके अकाउंट में तो पैसा क्रेडिट ही नहीं हुआ, आपके अकाउंट में पैसा आया ही नहीं। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से आपका बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में कम होगा, जबकि पासबुक में कैश बुक में ज्यादा होगा। तो अब कस्टमर से आपको पता चला बैंक स्टेटमेंट से कि यार वो चेक जो हमने जमा कराया था वो तो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो हमें एंट्री मारनी पड़ेगी। हमने एंट्री करी नहीं, क्योंकि डिसऑनर की भी एंट्री होती है। डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, हमने पढ़ी थी कहां पर, हमने पढ़ा था टॉपिक कैश बुक, हमने पढ़ा था सब्सिडरी बुक, वहां पर मैंने आपको ये स्पेशल ट्रांजेक्शन बताए थे सब डिवीजन ऑफ जर्नल में कि भैया ऐसे अगर डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या होगी कि सामने वाला कस्टमर मेरा वापस डेटर बनेगा, जिससे मुझे चेक मिला था उसको मैं डेबिट करूंगा, मेरी एसेट बनेगी, और जो बैंक मैंने डेबिट कर रखा था यह मानकर कि मेरे बैंक में पैसा आ गया, उसे मैं क्रेडिट करूंगा, क्योंकि एक्चुअल में बैंक में पैसा आया ही नहीं। ठीक है, इसी तरह डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय डेटर। अब ये एक ही बात है, डेटर ने कोई कस्टमर से पैसा कलेक्ट हुआ है, कोई डेटर से पैसा आया, एक ही बात है। तो हमने ये पैसा कुल मिलाकर हमारे अकाउंट में जमा हो गया, लेकिन कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं करी। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बीआरएस डिफरेंस क्यों शो करता है। टाइमिंग गैप है, कुछ ट्रांजैक्शन बैंक की तरफ से होते हैं, अब कुछ गलतियां भी हो सकती है, कुछ फ्रॉड भी हो सकते हैं। ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, एरर है। गलतियां क्या है, जैसे अधिकतर गलतियां तो हम ही करेंगे, अकाउंटेंट करेंगे, बैंक में तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमने क्या करा, कोई एंट्री गलत कर दी कैश बुक में,
कैश बुक में क्या एंट्री गलत कर दी कि कभी बैंक को डेबिट करना था, हमने क्रेडिट कर दिया, इस वजह से क्या होगा, बैंक का बैलेंस डिफरेंस दिखाएगा। तो हमने कोई भी एंट्री गलत कर दी तो इस वजह से हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस वैसे ही नहीं मैच होगा, और बैंक की तरफ से कोई गलती होगी इसके चांसेस बहुत कम है, अगर फिर भी होती है तो भी हमारा बैलेंस डिफरेंस दिखाएगा। ठीक है। इसी तरह जैसे चेक जमा कराया, लेकिन मान लीजिए वो चेक जमा तो करा दिया, कैश बुक में एंट्री नहीं करी, अब ये गलती है हमसे, हम भूल गए एंट्री करना। अब क्या हुआ, चेक जमा कराया तो बैंक में तो जमा हो गया, लेकिन आपने कैश बुक में एंट्री करी नहीं, इस वजह से आपका कैश का बैलेंस कम आएगा और बैंक का बैलेंस अलग आएगा। उसके इसमें क्या करना चाहिए आपको, जो एंट्री आपने नहीं करी है वो कर लो। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर कोई एंट्री पासबुक में हो गई और आपने नहीं करी तो उसका तो एक ही रास्ता है, क्या, आप जाके कैश बुक में एंट्री कर लो। और आपने कैश बुक में एंट्री कर दी लेकिन बैंक ने नहीं करी, उसका क्या करें सर, उसका आप यही कर सकते हो कि आप उसका BRS बनाओ, उसमें दिखाओ कि भैया इतने रुपए थे और इतने रुपए की एंट्री नहीं हुई है। अब ये एंट्री जो नहीं हुई है अपन तो कर नहीं सकते, बैंक ही करेगा जब वो ट्रांजैक्शन होगा, इस वजह से हमारा इतने रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। इस चीज को अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। BRS को बनाने के लिए आप इतना समझ लीजिए, एंट्रीज या ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्डेड हैं इन बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड है, मतलब पासबुक में रिकॉर्ड है, तो आपको क्या करना है, आपको उसके लिए BRS बनाने की जरूरत नहीं है, आपको उसकी एंट्री करने की जरूरत है कि कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया बैंक में, आपने नहीं किया भाई, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, आपको जाके रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड देम, उन्हें जाकर आप क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने के लिए क्या करो, बस एक ही चीज है जो रिकॉर्ड करने के लिए हम शुरुआत से करते आ रहे हैं, वो है जर्नल एंट्री। उन चीजों की जाके जर्नल एंट्री कर दो। जैसे बैंक ने हमसे कोई ब्याज लिया, हमने एंट्री नहीं करी, बैंक से तो पैसा निकल गया, तो हम इंटरेस्ट की एंट्री कर देंगे, बैंक का इंटरेस्ट हमारा खर्चा है DR और बैंक अकाउंट हो जाएगा CR, क्योंकि बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया। एक कस्टमर, जैसे मैंने बताया, कस्टमर ने पैसे जमा करा दिए हमारे खाते में, हमने एंट्री नहीं करी, तो भाई जाके एंट्री कर लो, पैसा बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, DR टू कस्टमर हो जाएगा CR। इसी तरह बैंक ने हमसे कोई चार्ज लिए, हमने एंट्री नहीं करी, बैंक चार्जेस आप कर दो DR और बैंक बैलेंस कर दो CR। आपने एंट्री नहीं करी ना, जाके कर लो कैश बुक में, क्या प्रॉब्लम है, ताकि बैलेंस मैच हो। ठीक है, तो आपको उसकी एंट्री कर लेनी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो ट्रांजैक्शंस या एंट्रीज रिकॉर्ड हो गई इन कैश बुक, कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गई, नॉट रिकॉर्डेड इन, कहां रिकॉर्ड नहीं हुई, पासबुक में, पासबुक का मतलब बैंक में, उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, आप पासबुक में एंट्री नहीं कर सकते हो, तो बैंक ही करेगा जब ट्रांजैक्शन होगा। उस केस में हमें BRS बनाने की जरूरत है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सपोज बैलेंस हमारा एज पर बैंक या एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस है हमारा 15,000 रुपए का। ठीक है, यह हमारा बैलेंस दिखा रहा है। अब हमको पता चला 3 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो हमने तो रिकॉर्ड कर दिए, बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुए। जैसे कोई चेक था, इशू हो गया, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट,
बट हमने उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में। वो मान लीजिए वो चेक 5,000 रुपए का था। अब आप सोचो आपने क्या किया होगा। आपने जब चेक इशू किया होगा तो आपने तो ये पैसा चेक इशू किया होगा तो आपने ये पैसा आपके बैंक बैलेंस से घटा दिया होगा, मतलब आपने अपने बैंक को क्रेडिट कर दिया होगा, ये मान करके सामने वाले को हमने तो पेमेंट कर दिया। आपको पता चला उसने तो अभी तक पैसा निकाला ही नहीं आपके खाते से, तो आपका सोचो आपका बैलेंस क्या रहेगा। आपका बैलेंस पासबुक में तो रहेगा ज्यादा, कैश बुक में आपने कर दिया कम, मतलब बिजनेस की अकाउंटिंग में आपने कम कर दिया बुक्स में। तो उस केस में अब क्या करना है आपको, आप जाकर 5,000 आपके बैलेंस से घटा हुआ है, आपके बैलेंस से मतलब कैश बुक के बैलेंस से आपने घटा दिया, क्योंकि आपने तो एंट्री कर दी चेक देते ही। वापिस जोड़ लो, ये लिखकर कि चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये मैनुअली आप बना लें या आप कैसे बनाकर कि भाई इतने रुपए का चेक था, चेक का नंबर डाल दें आप कि भाई ये वाला चेक जो है अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो इस वजह से अब क्या होगा, 15 और 5 जुड़कर आपका बैलेंस 20,000 रुपए होगा। कहां पर, बैंक में। सही है। इसी तरह चेक डिपॉजिट करवाया, डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, बैंक में जमा नहीं हुआ। सपोज ये 8,000 का चेक है। अब इससे क्या हुआ होगा, इसकी वजह से आपका बैलेंस तो आपने बढ़ा दिया, जैसे ही चेक जमा कराया आपका बैलेंस बढ़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो पैसा, वो चेक बैंक में जमा हुआ ही नहीं, तो आपको अपना बैलेंस कम करना पड़ेगा। चेक नॉट क्रेडिटेड, कोई भी कारण हो सकता है उसमें चेक जमा नहीं हुआ, अभी टाइम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, साइन गलत है, सामने वाले के जो है खाते में पैसे नहीं है, बाउंस हो गया चेक, कोई भी रीजन हो, आपने तो बैलेंस बढ़ा दिया, वापस घटा दो, क्या दिक्कत है। 8,000 रुपए, तो अब आपका बैलेंस 12,000 रुपए है, और यह बैलेंस आपका किसके हिसाब से है, आपकी पासबुक के हिसाब से है, आपके बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से है। यह है आपका बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। यह मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि बीआरएस कब बनाना है और कैसे बनाना है। यह सिंपली हमें मैनुअली एडलेस करना है, यहां कोई डेबिट क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि एक स्टेटमेंट है। समझ में आगे बात की नहीं। और हमें सिर्फ यह देखना है कि हमारे हिसाब से बैलेंस 15,000 है और हम देखते हैं बैंक के हिसाब से हमारा बैलेंस 12,000 रुपए सीआर है, तो हमने दोनों के बीच का जो फर्क था, जो कारण था, उसका पता लगा लिया कि भाई 5,000 का चेक तो जो था हमने तो घटा दिया था, लेकिन वो चेक अभी तक लगा ही नहीं बैंक में, तो 5,000 हमने वापस जोड़ लिए, और 8,000 का चेक जो हमने जोड़ दिया था भैया कि जमा हो जाएगा बैंक में, वो जमा हुआ नहीं, इस वजह से हमने वापस घटा लिए, तो हमारा बैलेंस 12,000 रुपए बैंक में है। तो अब बॉस को समझ में आ गया कि भैया सही है, अपने भी तरफ से कोई गलती नहीं है। अब गलती जो भी है वो ये है कि सामने वाली पार्टियां जब तक चेक लगाएगी नहीं या उसका चेक जमा होगा नहीं, हमारा बैलेंस बराबर होगा भी नहीं। तो हमें बैलेंस बराबर नहीं करना, हमें सिर्फ कारणों का पता लगाना है। दिस इज द रीजन वाई वी प्रिपेयर BRS। तो आई होप आपको BRS समझ में आया होगा। BRS कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, किन सिचुएशन से बनाना है। और अगर मैंने पहले कह दिया, अगर यहां पर एंट्री बैंक में हो गई, हमने नहीं करी, तो हमें वो एंट्री कर देनी है, उसके लिए मैं BRS बनाने की कोई नीड नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ BRS टॉपिक। आगे मिलेंगे और इस टॉपिक को हम लोग जब टैली सीखेंगे उसमें भी आपको बताऊंगा BRS कैसे करना है। वहां पर भी हमें एक सिस्टम से एक सिर्फ वहां पर डेट डालने की, कोई ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किया, बैंक में कब रिकॉर्ड हुआ, तो हम देख पाएंगे बैंक के हिसाब से और हमारा बैलेंस कितना रुपए आ रहा है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए देते हैं इतना ही।